हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। इस रक्षा समझौता को लेकर भारत की चिंताएं थोड़ी बढ़ी हैं। दरअसल इस रक्षा समझौता को ऐसे समय पर होते हुए देखा जा रहा है जिससे कि भारत के बीच में, भारत के मन में भी एक प्रश्न का उठना लाजमी है। तो ऐसे में समझेंगे कि इस समझौते के निहितार्थ क्या हैं, क्या सिर्फ इसका एक ही पक्ष है या इसके ऐसे समय पर होने की वजह से चिंता है या कुछ और इसका कारण है या पहले से इसके लिए प्रयास चल रहे थे। तो विस्तार से समझते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में इस रक्षा समझौते को भारत किस तरह से देख रहा है या वैश्विक राजनीति में किस तरह से बदलाव हो सकते हैं या उसके संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सऊदी अरब पाक रक्षा समझौते के अंतर्गत। बात करते हैं सबसे पहले खबर की, तो खबर यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जा सकता है। इसी बात को लेकर थोड़ा सा भारत के मन में भी एक चिंता की लकीर हम कह सकते हैं देखी जा सकती है। दरअसल थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हुआ कुछ यूं, हुआ ये कि इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर एक छोटा सा हमला किया। वहां पर क्या हुआ कि जो हमास के चीफ थे उनको निशाना बनाना इजराइल का लक्ष्य था। हालांकि वो इसमें निशाना नहीं बने, लेकिन 6 अन्य लोग यहाँ पर मारे गए। अब इसके विरोध में हम कहेंगे, इसी के विरोध में एक बैठक का आयोजन हुआ और 14 सितंबर वो दिन था जब दोहा में जो मुस्लिम देश थे वहां के कई नेता इजराइल के खिलाफ इस बैठक में शामिल होते हैं। अब इस बैठक में पाकिस्तान की भी उपस्थिति थी। तो पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को यह सलाह दी इस बैठक में कि इन्हें भी अब जरूरत है कि नाटो जैसा एक ऐसा ज्वाइंट फोर्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान इसमें वो सारी अपनी सहायता भी देने के लिए तत्पर है मुस्लिम देशों के तरफ से। अब इस बात को लेकर यहां से थोड़ी सी, चूंकि ये जो जुगलबंदी थी ये विशेष तौर पर इजराइल के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया थी उसका भी एक प्रतिफल था। अब इस घटना के बाद ही इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब के जो क्राउन है, जिनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और साथ साथ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, बुधवार को उन्होंने क्या किया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब पाकिस्तान के सेना के प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। अब इस तरह से मुनीर की भी मौजूदगी यहाँ पर होना और इस समझौते के तहत ये भी कहना कि एक देश पर अगर हमला होगा तो उसके दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, तो ये एक कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि सऊदी अरब और पाक के रिश्ते जो अब तक थे उसको एक औपचारिक रूप, एक संस्थागत रूप मिलते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसकी वजह से चूंकि एक रणनीतिक रक्षा समझौता है तो भारत का चिंतित होना थोड़ा सा स्वाभाविक है यहाँ पर। अब देखिए, रणनीतिक रक्षा समझौता क्या होता है? ये द्विपक्षीय भी हो सकता है, यानी कि दो पक्ष भी आपस में मिल सकते हैं, और ये बहुपक्षीय भी हो सकता है, यानी कि इसमें कई सारे पक्ष भी हो सकते हैं। ये समझौता सुरक्षा सहयोग को औपचारिक या फॉर्मल रूप देने का काम करता है और इसमें अक्सर प्रत्यक्ष एक दूसरे को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि हम खुफिया जो साझेदारी है, जो जानकारी है वो भी साझा करेंगे। खुफिया साझेदारी का मतलब ही है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम होगा, एक दूसरे के साथ सैन्य अभ्यास किया जाएगा, हथियार या अन्य जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको लेकर भी एक दूसरे की सहायता की जाएगी। तो इस तरह से एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है और इस तरह से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है और ये इस पूरे समझौते की पृष्ठभूमि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समझौता तुरंत अस्तित्व में आ गया है। यहाँ पर अब भारत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये तो खबर में आई हुई बात है, एक्चुअल में इस समझौते में क्या है उसके लिए हम अभी इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे, क्योंकि कई बार खबरों में एक उड़ती उड़ती चीजें आ जाती हैं, सामान्य चीजें आ जाती हैं बाहर, लेकिन एक्चुअल में उसका टेक्निकल पक्ष क्या है ये उसके अध्ययन के बाद ही, उस समझौते के अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ऐसा ही समझौता पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी हुआ था, लेकिन जब दोनों देशों में तनाव बढ़ा तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के समर्थन में तुरंत अमेरिका आकर भारत से प्रत्यक्ष रूप से टकराने लगा, तो ऐसा नहीं हुआ था। फिलहाल इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो क्या है ये नया रक्षा समझौता? तो देखिए, रक्षा समझौता के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई भी देश इस तरह के रक्षा रणनीतिक रक्षा समझौता के पार्ट बनते हैं तो उसमें एक साझा बचाव के बारे में, यानी एक दूसरे का बचाव करने के लिए, एक दूसरे की सार्वभौमिक सुरक्षा करने के लिए ये तय होता है। उसी का एक पार्ट है ये कथन कि किसी पर भी हमला होगा, यानी पाकिस्तान पर अगर कोई देश हमला करता है तो उसको सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। अब इसकी जगह इस समझौते में जो भी देश शामिल रहेंगे वो उस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। जैसे नाटो में ही देखिए, अगर आप
तो जो उसका जो एनालॉगी है उसमें आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि उसमें भी किसी भी सदस्य पर अगर हमला होगा तो वो उस पर हमला माना जाएगा, पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। फिर खुफिया साझेदारी यानी इंटेलिजेंस की एक दूसरे के साथ साझेदारी होती है, यानी शेयर किया जाता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, जिससे कि अगर मान लीजिए आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ये दोनों देश, हालांकि ये चीज भारत के पक्ष में भी जा सकती है, भारत के विपक्ष में भी जा सकती है, इसके लिए भारत को प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ाई में भारत ये साबित कर दे कि जिस देश के साथ आप समझौता कर रहे हैं वो खुद ही आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, तो भारत के पक्ष में आ जाएंगी चीजें। लेकिन इस चीज को साबित करने के लिए भारत को भी बहुत आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत प्रयास को अपने कूटनीतिक संबंध को और नई ऊंचाइयों तक ले जाना पड़ेगा। साथ ही साथ सिग्नल की एक दूसरे के साथ शेयरिंग की जाती है, जो सैटेलाइट के सिग्नल होते हैं उसकी शेयरिंग की जाती है। इसी तरह से इसमें ज्वाइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस होते हैं उसको किया जाता है। हालांकि सऊदी अरब के साथ भी भारत का जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वो हुआ है। जैसे कि आप सादा तनसीक का उदाहरण देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं अल मोहद अल हिंदी जो है ये भी एक एक्सरसाइज था। लेकिन दोनों देशों के बीच में जब साझा संयुक्त सैन्य साझेदारी होती है, इस तरह की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं दोनों देशों के संबंध में थोड़ा सा बेहतर स्थिति तो प्रदान करते ही हैं। अब यहाँ पर सीमित या पूर्ण रूप से सैन्य सहायता भी शामिल होती है, यानी कि एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए कोई नौसेना बेस बनाया है पाकिस्तान ने कहीं पर या सऊदी अरब ने कहीं पर, तो उसका एक दूसरे के नौसैन्य बेस का या अन्य जो सैन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ दोनों देश उठा पाएंगे। तो ये सारे प्रयास होते हैं। इसमें आर्म्स हो गए, चाहे हथियार हो गए, एक दूसरे के हथियारों का लेन देन हो सकता है, या इसके अलावा आर्म्स सप्लाई के अलावा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जैसे अगर पाकिस्तान के पास, मुख्य चिंता की बात क्या है, अगर पाकिस्तान के पास मान लीजिए परमाणु बम बनाने की तकनीक है तो वो सऊदी अरब को दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से लेके आर्म सप्लाई तक ये सारी चीजें एक दूसरे के लिए होती हैं। लेकिन कई बार इस समझौते को अभी मौजूदा रूप में जिस तरह से देखा जा रहा है या जिस तरह से आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, साफ तौर पर ये कह देना कि भारत के लिए चिंता की ही बात है तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे एंगल होते हैं, सभी पक्षों को देखना जरूरी होता है। अब देखिए समझौते का, इस तरह के समझौतों का एक मकसद और होता है कि कोई भी अगर छोटा देश है, असुरक्षित देश है, और वो एक बड़े देश के साथ, थोड़ा सा अपेक्षाकृत मजबूत देश के साथ समझौता करता है, तो उस समझौते का मकसद ये भी होता है कि जोखिम को कम करना। यानी भविष्य में अगर मान लीजिए उदाहरण तौर पर समझिए कि कोई कमजोर व्यक्ति है, अब उसकी दोस्ती एक थोड़े से शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाएगी, तो अगर उसको लगता है कि उस कमजोर व्यक्ति की पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी थी, तो अब वो शक्तिशाली व्यक्ति इससे लड़ने में थोड़ा सा सहमेगा कि अगर इससे हम टकराएंगे तो इसके संग एक और थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति है वो भी आ जाएगा। सिंपल सी यही बात है कि जोखिम को कम करना, कि भविष्य में जो हमेशा वो मुझे पीट देता है अब नहीं पीटेगा, थोड़ा सा वो भी सहमेगा। मुख्य रूप से यही बात होती है। तो जोखिम को कम करना कि कोई भी संभावित हमलावर ये जानता है कि अगर हमला होगा तो उधर से भी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, तो इस तरह से जो जोखिम होता है वो कम। अब देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये समझौता अचानक नहीं हुआ है, जैसा कि प्रथम दृष्टया आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है कि ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो रिलेशन है वो एक हिस्टोरिक रिलेशन है, यानी कि ऐतिहासिक रूप से इनके संबंध बेहतर चले आ रहे हैं। इनके बीच धार्मिक, आर्थिक और सैन्य संबंध रहे हैं, और यह समझौता उन्हीं संबंधों को और मजबूत करने के क्रम में एक अगला कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो कुल मिला के ये साझेदारी से यही होगा, इस समझौते में दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, और संयुक्त प्रतिरोधक क्षमता के तहत ही ये कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ हैं, और किसी भी एक देश पर इन दोनों देशों में अगर अटैक होगा तो इनके ऊपर अटैक माना जाएगा, यानी किसी भी आक्रमण का एक मिलकर जवाब देंगे। तो औपचारिक रूप इसको दिया गया है, पहले से चली आ रही व्यवस्था जो थी उसी को एक संस्थागत रूप दिया गया है। ये एक मुख्य बात है। तो संस्थागत रूप दिया जाना इस बात को इंगित करता है कि इन दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं और प्रगाढ़ता आई है। अब देखिए इस समझौते के को इसके क्षेत्रीय संदर्भ के तौर पर देखें, यानी कि जियोपॉलिटिक्स के तौर पर अगर देखें, तो यहाँ पर समझौते के टाइमिंग को लेकर ही ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समझौते का जो क्षेत्रीय तनाव के बीच में होना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए एक बात तो साफ तौर पर समझ आ रही है कि इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी पर जो हमास चीफ को निशाना बनाने के लिए काम किया, उसके खिलाफ सभी मुस्लिम देश जो है वो इकट्ठे हुए, और उनको लग रहा है कि उनको एक ऐसा ज्वाइंट फोर्स उनको बनाने की जरूरत थी जैसा पाकिस्तान ने प्रस्तावित किया। तो एक एंगल तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान को भी मुस्लिम देशों के सहयोगी देश के रूप में देखा जाए। तो
तो इस तरह से देखा जा सकता है, डायरेक्ट इसको भारत के प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए, विशेष तौर पर जब इजराइल ने कतर पर सैन्य कार्रवाई की तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बैठक का ये रिजल्ट तो है। तो खाड़ी देशों में अमेरिका की सुरक्षा भूमिका को लेकर भी अविश्वास उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इजराइल ने अगर ऐसा काम किया तो अमेरिका की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ना आना, कोई भी इनके साथ खड़ा ना होना, तो जितने भी खाड़ी देश हैं उनके अंदर एक चिंता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रही है। आप जानते हैं कि जो खाड़ी देश हैं, जो खाड़ी सहयोग परिषद भी बना था, बेसिकली जो सामान्य रूप से जिन देशों की जो सीमा है वो फारस की खाड़ी की से मिलती है, उनको हम उसमें मुख्य तौर पर आप देखें तो कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन शामिल किया जाता है। तो ये 6 देश ही मिलकर खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक सदस्य भी ये हैं। हालांकि इराक, ईरान की भी सीमा लगती है, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं है। तो खाड़ी देशों में जो अमेरिका की सुरक्षा भूमिका को लेकर अविश्वास है, उसके तौर पर भी इस परिणाम को देखा जा रहा है। अब देखिए, कतर यहीं पर है और कतर पर ही जो इजराइल ने जो है अभी निशाना बनाया कतर को ही, और कतर की बाउंड्री आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सऊदी अरब से लगती है। तो ये जितने भी देश हैं, यहाँ पर एक चिंता स्वाभाविक है कि कल को अगर इन देशों में से किसी पर भी अगर अटैक इस तरह का होता है तो इनको एक संगठन, एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ आके एक ऐसा अलायंस बनाने की जरूरत महसूस हो रही है, जहां पर हमेशा हर चीज के लिए अमेरिका की तरफ न देखना पड़े। तो एक एंगल तो ये हो सकता है। अब लेकिन यहीं पर टाइमिंग की बात करें तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ भारत का जो तनाव रहा, जिसकी वजह से जो आतंकी घटना हुई भारत में, उसकी कार्रवाई के फलस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो पहले पाकिस्तान ने अरब इस्लामिक नाटो जैसी प्रस्तावित व्यवस्था का समर्थन किया था, ये जरूर एक एंगल है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो है इस घटना का, इस समझौते का होना, ये दिखा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के आगे, भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब सऊदी अरब जा रहा है। तो दूसरे एंगल से यहाँ पर अभी एक हम कह सकते हैं कि तुरंत होने वाली एक चिंता हो सकती है, लेकिन अभी इसको इसी पर निष्कर्ष देना ये बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी ये है कि बैलेंस ऑफ पावर का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी क्या था, भारत के संबंध ऐसा नहीं था कि सऊदी अरब से बेहतर नहीं थे। भारत के भी संबंध सऊदी अरब के साथ ठीक हैं। भारत के भी दोनों के देशों के बीच में अगर संबंधों की बात करें तो चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, चाहे वो आप दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं। और भारत तेल का वहां से अगर देखें आप 2023-24 के आंकड़े को, तो 14.3% जो कच्चा तेल है उसको भारत ले रहा था। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर है। और 1947 से ही भारत के राजनयिक संबंध भी वहां से बने हुए हैं, तो भारत को भी उसने मान्यता पाकिस्तान के साथ ही दे रखी थी। तो ऐसा नहीं कि हमारे संबंध पुराने हैं। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के उनके साथ जैसे सैनिक सहयोग भी चलता है, यमन से लगी जो सीमा है वहां पर पाकिस्तान के सैनिक भी तैनात हैं सऊदी अरब में। तो यहां पर क्या है कि इस तरह से पाकिस्तान के साथ जिस तरह से सैन्य सहयोग है, उस लेवल पर भारत और सऊदी अरब का संबंध देखेंगे तो वो आर्थिक सहयोग के तौर पर ही दिखाई देता है। यहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है हमसे बेहतर यहां साबित हो रहा है। तो ऐसी दशा में भारत के साथ एक चुनौती तो है कि हम उससे भी बेहतर कूटनीतिक स्तर पर जाकर इस प्रयास को करें, ताकि इस क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन का एक नया हमको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, जो शक्ति संतुलन बदल रहा है, उसको भारत साध सके। और पाकिस्तान चूंकि उसका परंपरागत प्रतिद्वंदी है, तो उसको अपने चीजों को बैलेंस कर सके। तो भारत के लिए संभावित खतरा यही है कि एक रणनीतिक जो संतुलन भारत ने बना रखा था खाड़ी देशों में, विशेष तौर पर सऊदी अरब से अपने बेहतर संबंध के माध्यम से, तो सऊदी अरब के साथ जो संबंध भारत के रहे हैं वहां पर एशिया में व्यापार तक ही उसको सीमित न रखे, बल्कि भारत पाकिस्तान की तरह ही गल्फ में किसी का सुरक्षा साझेदार भी बनने की दिशा में आगे बढ़े। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक जैसे अब भी सऊदी अरब में हैं, यमन से लगी जो सीमा है वहां पर मौजूद हैं, तो भारत भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाए। अब भारत को भी जरूरत है कि वो रणनीतिक कूटनीतिक जो चुनौतियां उत्पन्न होने को दिखाई दे रही हैं, डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल जो चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो भारत और सऊदी जो कूटनीतिक है, आउटरीच है, उसके इंपॉर्टेंस को समझे और समझते हुए अब इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा का जो मार्ग है वो भी प्रभावित होगा इससे। अगर ज्यादा सऊदी अरब पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई देगा, सऊदी अरब की जो स्थिति है वो ऐसी जगह पर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है उससे विशेष रूप से जो समुद्री सुरक्षा है उस पर भी उसका प्रभुत्व बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ऊर्जा का मार्ग भी ये है। तो भारत के लिए चिंता एक जरूर ये है, और भारत के लिए आवश्यक है कि इस खतरे और चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए
सऊदी अरब के मन में ये ट्रस्ट डेवलप करना होगा भारत को कि भारत के हित को भी समझा जाए और भारत सऊदी जो कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक जो आउटरीच है उसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि राजनयिक दबाव और बहुपक्षीय प्रभाव या क्षेत्रीय मंचों पर जाकर भारत अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसके लिए सऊदी अरब के साथ जो डिप्लोमेटिक हम आउटरीच है उसका विस्तार करने की हमको जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी तालमेल भारत के लिए एक नया राजनयिक चैलेंज बन सकता है। अभी फिलहाल ये कहना कि बन गया है ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के इसी तरह के समझौते थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखा गया तो उसके वो अपेक्षित परिणाम नहीं दिखाई दिए, तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अब देखिए आगे की राह में यही है कि भारत ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ये स्थिति जो भी अभी दिखाई दे रही है उसका भारत अभी अध्ययन करेगा। और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कहा है कि सरकार सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार अभी इसका अध्ययन करेगी। वास्तव में टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, क्योंकि कई बार समझौता देखने में जैसा बाहर खबरों में आता है, एक्चुअल में जब टेक्निकल पॉइंट्स को पढ़ा जाता है तो वहां पर वो गंभीरता वो बात नहीं होती है। तो इसके अध्ययन के बाद ही जो संकेत मिलेंगे भारत की तरफ से उसको भी आपको हम बताएंगे आगे क्या स्पष्ट इसकी और स्थिति होगी। फिलहाल भारत को सऊदी अरब के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो स्थिति थी उस स्थिति को और आगे ले जाना होगा। क्योंकि 1947 से राजनयिक संबंधों के बनने के बाद 2006, 2010, 2019 में हम आगे बढ़े, इन संबंधों को और बेहतर आयाम हमने दिया। और उसी क्रम में अगर आप देखें द्विपक्षीय अगर व्यापार की भी बात करें तो 2023-24 में लगभग 43 बिलियन डॉलर का व्यापार था भारत सऊदी अरब के बीच में, जो कि एक मजबूत आर्थिक संबंध का द्योतक है। तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक संबंध पर कोई भी देश अपने चोट करेगा, और इसमें भी सऊदी अरब से हम जो आयात कर रहे थे वो उसका प्रतिशत ज्यादा था, लगभग 31.42 बिलियन डॉलर हमने आयात किया था। तो जाहिर तौर पर हम उसके अच्छे खरीदार भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भारत को इग्नोर कर सकेगा। ऊर्जा क्षेत्र की भी बात हमने बताई ही कि हम 14.3% तेल जो हम वहां से खरीदे थे। तो ये सारी चीजें हैं, साथ ही हमारे संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो ही रहे थे। तो भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध बेहतर नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरह गल्फ में किसी का भारत अभी तक सुरक्षा साझेदार नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हुए हमको अपने कूटनीतिक आयाम को और विस्तार देने की जरूरत है। अब ये है, इसके अलावा अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे और आपके हिस्से इसको छोड़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? ईरान, ओमान, सऊदी अरब या कुवैत? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।